नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है? क्या फिर से 3 साल पहले वाली स्थिति बन रही है जब चिराग पासवान अकेले रह गए थे और उनकी पार्टी के बाकी 5 सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए थे? क्या मोदी सरकार के अंदर मंत्री रहते हुए भी गठबंधन धर्म का पालन ना करना चिराग पर भारी पड़ रहा है? और क्या इसलिए पिछले दिनों उनकी नींद हराम हो गई थी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम या क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। 400 पार का बुलबुला फूट चुका था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों के पलट कि बीजेपी को 370 सीटें तो मिलेंगी ही, बीजेपी को 240 सीटें मिली। यानी बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी, सहयोगियों की दरकार बढ़ गई। अच्छी बात यह रही कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव पूर्व ही जो गठबंधन बनाया था, जो एनडीए थी, उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त था। बीजेपी को जरूर 240 सीटें मिली, लेकिन एनडीए में उसके बाकी सहयोगियों को 53 सीटें मिली, जिसके कारण सरकार चलाने के लिए एनडीए के पास 293 सदस्यों का पर्याप्त संख्या बल हो गया। इनमें चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसद काफी निर्णायक हो गए। लेकिन इन दोनों के दम पर ही सरकार ठीक से नहीं चल सकती थी, इसलिए बीजेपी को दूसरे छोटे दलों को भी दम साध कर एक साथ रखना पड़ा। इनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं, जिनके 7 सांसद हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान भी, जिनके 5 सांसद हैं। 41 साल के चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का पद मिला। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं। तो चिराग के भगवान ने उन्हें मंत्री पद से नवाजा। माहौल अनुरागमय हो गया। लेकिन ये जो राजनीति है ना, वो बड़ी ही खलकामिनी होती है। राजनीति का कीड़ा लग जाए तो हनुमान भी हनुमान नहीं रह जाते। यहाँ भी यही हुआ। अब सरकार बनी, सरकार चलने लगी तो कई फैसले लिए जाने लगे तो विपक्ष का विरोध भी शुरू हुआ। विपक्ष का विरोध शुरू हुआ तो यहाँ तक तो सब ठीक था। दिक्कत तब होने लगी जब सरकार में मंत्री चिराग पासवान अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ बोलने लगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने का सुझाव दिया तो विपक्ष ने सवाल उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती उससे पहले ही चिराग पासवान उसके खिलाफ बयान देने लगे। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से मोदी सरकार भी सहमत नहीं थी, लेकिन चिराग के पहले ही बयान देने से लोगों में ये संदेश गया कि चिराग ही दलितों के शुभचिंतक हैं। सरकार तो आनाकानी वाली मुद्रा में है। ये कोई अच्छा संदेश नहीं था। ये सरकार की सामूहिक भागीदारी के भी प्रतिकूल था। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था, जिस पर चिराग पासवान के विचार को व्यक्तिगत विचार माना जा सकता था। फिर भी ये कि एक दलित युवा होने के कारण उनका दर्द और विरोध समझा जा सकता है। लेकिन उसके बाद सरकार के कई फैसलों में उन्होंने अड़ंगा लगाया। वो अड़ंगा, वो विरोध अगर कैबिनेट की बैठक में होती तो भी बात समझ में आती, लेकिन वो विरोध पब्लिक डोमेन में हुआ। मसलन मोदी सरकार की संयुक्त सचिव से लेकर डायरेक्टर तक लेटरल भर्ती का विरोध विपक्ष तो कर रहा था, लेकिन लगे हाथ कैबिनेट में मंत्री होते हुए भी चिराग पासवान इसका विरोध करने लगे, खुल्लम खुल्ला। उसी तरह वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया तो भी विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान भी उसका विरोध कर रहे थे। बात इतनी बिगड़ गई कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को उसे जेपीसी को सौंपने का ऐलान करना पड़ा। उसी तरह जातिगत जनगणना पर जो लाइन राहुल गांधी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव की है, वही लाइन चिराग पासवान ने भी ले ली। इससे भी सरकार के लिए असहज स्थिति हो गई। देखा जाए तो अब तक मोदी सरकार के जो भी फैसले सुर्खियों में आए, उनमें से ज्यादातर फैसलों से चिराग असहमत नजर आए और उस असहमति का उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया। एक सांसद के रूप में भी वह असहमति चल जाती, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कैबिनेट के फैसलों से ही असहमति सरकार के लिए अच्छा संदेश नहीं देती। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि जब चिराग पासवान ने सरकार का लिहाज नहीं रखा और जिस सरकार में माननीय मंत्री हैं
उसको ही असहज करने लगे तो बीजेपी ने भी उनका ख्याल नहीं रखा। बीजेपी के सियासी खेल को चिराग 3 साल पहले देख चुके थे, जब पूरी पार्टी चचा के साथ चली गई थी और चिराग जिनके हनुमान बनते हैं, उन प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग के चचा पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर चिराग को समझा दिया था कि विरासत में पद और पार्टी मिल सकते हैं, लेकिन उसे संभाल कर रखने की बुद्धि नहीं मिल सकती। अब की बार भी ऐसे ही आसार बनने लगे। इधर चिराग अपनी ही सरकार के खिलाफ स्टैंड लेने लगे और उधर उनकी पार्टी में टूट की अटकलें शुरू होने लगी। इस बार के चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100/100 रहा। 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 सीटें जीत गए। हाजीपुर से खुद जीते, जमोह से उनके बहनोई अरुण भारती, बाकी 3 सांसद वीणा सिंह, शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा हैं। खबर ये आने लगी कि उनकी पार्टी के 5 में से 3 सांसद टूट सकते हैं। अगर पासवान के बयानों से बीजेपी असहज हुई तो पार्टी में टूट के अटकलों से चिराग पासवान का कंफर्ट लेवल भी 0 पर पहुंच गया। और ये सब अनायास नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि संग दो नहीं होई भुआलू, हंसब ठठाई फुलाइब गालू। यानी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि आप ठट्ठा मार कर हंसिएगा और किसी से मुंह भी फुलाए रखिएगा। ठीक उसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि चिराग पासवान माननीय कैबिनेट मंत्री बनकर सत्ता का सुख भी भोगें और उसी सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के फैसलों का विरोध भी करें। जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक बीजेपी ने तभी तय कर लिया था कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं के बेलगाम घोड़े की लगाम कसना जरूरी हो गया है। क्रोनोलॉजी का नया दौर यही से शुरू होता है। बिहार बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। आयातित नेता पशुपति पारस की जगह बीजेपी ने पुराने भाजपाई दिलीप जायसवाल को अपना बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। चिराग पासवान के चाचा आज की तारीख में उनके कट्टर विरोधी हैं, बल्कि ऐसे विरोधी जिन्हें फूटी आंख भी देखना चिराग पसंद नहीं करते। उन पशुपति पारस से दिलीप जायसवाल ने मुलाकात कर ली। इतना ही काफी नहीं था कि पशुपति पारस को दिल्ली बुला लिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले से ही जो पशुपति पारस एनडीए में होकर भी बिल्कुल अलग थलग पड़े थे, वो अचानक बीजेपी की आंखों के तारे हो गए। ऐसे तारे हो गए कि जिनके साथ ना कोई सांसद ना विधायक, उस पशुपति पारस को दिल्ली बुलाकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। अब ये महज संयोग था या कोई जानबूझकर किया गया प्रयोग कि इसी बीच चिराग की पार्टी में बगावत की खबरें आईं। इस खबर ने चिराग पासवान के आसमान छूते बोल को जमीन पर पटक दिया। दौड़े दौड़े गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे, बाकायदा फूलों का गुलदस्ता लेकर। वहां से लौटे तो पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रंग में रंगे हुए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास की डोज लेकर खड़े हो गए। बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अलग हो ही नहीं सकते। मोदी के लिए अपने प्यार को अटल बताया और ये भी कहा कि कोई कुछ भी कहे, अगले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। फिर ये सफाई देने वाला अभियान शुरू हुआ कि सारी पार्टी चिराग के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। इसकी वजह 13 जून 2021 का वो डर था जिसमें चिराग की पूरी पार्टी उन्हें छोड़कर उनके चचा के साथ चली गई थी। इस बार भी वो स्थिति ना हो, इसके लिए सफाई में एक्स पर चिराग ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। चिराग पासवान ने लिखा कि आज की तारीख में विपक्ष के द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और मेरे सांसदों को लेकर, वो उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी। उस वक्त भी इन लोगों को लगा था कि ये चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे, लेकिन ना उस वक्त ये चिराग पासवान को समाप्त कर पाए और ना आगे कर पाएंगे। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का हर सांसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहा है। अब हम लोग का ध्यान अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। जो लोग सोचते हैं कि लोजपा में टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक फिल्मी गाना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। उसी तर्ज पर देखें तो सफाई देने की नौबत क्यों आई, और सफाई भी सारे सांसदों की तरफ से आई। समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद शांभवी चौधरी ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके ये बताया कि वो पार्टी का अटूट हिस्सा है।
हम साथ थे, हम साथ हैं और आने वाले समय में मजबूती से हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के साथ रहेंगे, उनके साथ ही खड़े। शांभवी चौधरी बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहद करीबी हैं। चिराग को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी छुपी नहीं है। अब चिराग को डर रहा होगा कि कहीं नीतीश पुराना हिसाब फिर से बराबर करने में लग गए तो चिराग का राजनीतिक चिराग ही बुझ जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक सांसद का नहीं है, इसलिए दूसरी महिला सांसद वीणा देवी का भी सफाई वाला वीडियो आया, जो वैशाली से जीतकर संसद में पहुंची हैं। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे चिराग पासवान जी हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। ये अफवाह फैला रहे हैं जो आरजेडी के नेता हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि उनके अपने जो मंसूबा है उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, मजबूती से साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जमुई से तो अरुण भारती ही सांसद हैं। उन्हें लगता है कि आरजेडी ने एलजेपी रामविलास में फूट की अफवाह फैलाई है। दूसरी तरफ खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा का भी एक वीडियो सामने आया कि वो चिराग के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये अफवाह कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद टूट रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं और इस तरह के अफवाहों को फैलाकर कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए में टूट की बात को दिखाकर कहीं ना कहीं एनडीए को कमज़ोर करने का एक सोची समझी एक साजिश है कि हमारी पार्टी में ना तो कोई टूट हो रही है और ना ही हमारे पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास है। ये सारी सफाई, ये सारा दोस्ताना रवैया तब दिखा जब बीजेपी ने लगता है कि चिराग पासवान की चूड़ी कसती है। जिस तरह हर मुद्दे पर चिराग के विचार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मेल खा रहे थे, उससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं चिराग विधानसभा चुनाव आते आते विपक्षी खेमे के साथ तो कोई खिचड़ी नहीं पकाने लगेंगे। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिन्हें लालू यादव मौसम वैज्ञानिक कहते थे, यानी जिसकी सत्ता उसके रामविलास पासवान वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे, फिर एचडी देवेगौड़ा की सरकार में मंत्री रहे, फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में भी मंत्री रहे। सरकार बदली और बीजेपी वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उधर चले गए। वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे। 2004 में वाजपेयी सरकार गई और मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तब तक पासवान भी अपना पासा पलट चुके थे। वो मनमोहन सरकार में भी मंत्री बने और 2014 में मोदी लहर आई तो मोदी के साथ आ गए, मोदी सरकार में भी मंत्री बने। यानी 25 सालों में वो 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा चुके थे। चिराग पासवान उनके ही बेटे हैं, इसलिए राजनीति का कुछ तजुर्बा हो सकता है कि उनके पास भी हो। उन्होंने वक्त की नजाकत को भांप लिया हो कि आगे क्या हो सकता है। 3 साल पुराना अपना अनुभव तो है ही चिराग के सामने। मुकेश साहनी का भी उदाहरण रहा होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी का बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, तब वीआईपी के 3 विधायक थे। बीजेपी ने मुकेश सहनी को विधान परिषद से सदन में भिजवाया और वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने। लेकिन मार्च 2022 में उनको भी लगने लगा कि वो हैं तो बिहार में बीजेपी का वोट है और नीतीश कुमार की सरकार है। वो यूपी में निषाद वोटों को लेकर गुमान में आ गए थे कि बीजेपी को फिट कर देंगे, लेकिन हो गया उल्टा। मुकेश सहनी के तीनों विधायक रातों रात बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी ओर मुकेश सहनी का विधान परिषद में भी रिन्यूअल नहीं हुआ, बस मंत्री पद के आसमान से रातों रात जमीन पर आ गए। चिराग पासवान ने राजनीति के इस निर्मम खेल को भांप लिया। पासवान को दुसाध भी कहा जाता है। ये एक योद्धा जाति है और जिद्दी स्वभाव के कारण ही इन्हें दुसाध कहा गया, यानी जिन्हें साधना मुश्किल हो। इनके इतिहास के बारे में कहा जाता है कि क्षत्रियों की ही एक प्रजाति है जो मुगल काल में मुगलों से लड़ती रही, लेकिन उच्च जातियों द्वारा इन्हें अछूत माना गया। बिहार में पासवानों की आबादी करीब 5.31% है। भोला पासवान शास्त्री इस तबके से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कोई और पासवान नेता मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाया, लेकिन रामविलास पासवान एक बड़े पासवान नेता के रूप में राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर उतरे। पिता की उसी विरासत के साथ चिराग पासवान भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, थोड़ी अनबन के साथ, लेकिन अब उनके अंदाज से लगता है कि ऑल इज वेल। लेकिन क्या
राजनीति में कभी ऑल इज वेल होता है? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।